जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के इस वीडियो में। तो जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल में देखा ही है कि आज हम हिस्ट्री का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कराने वाले हैं और हिस्ट्री में चैप्टर 1 का ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। तो जो हिस्ट्री में चैप्टर 1 का जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है वो चैप्टर 1 है प्राचीन भारत से, यानी कि जो हमारा पुस्तक 3 भागों में विभक्त है, प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत और आधुनिक भारत। तो ये जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आज होने वाला है आज के इस वीडियो में, वो इसमें प्राचीन भारत के बारे में, प्राचीन भारत के पहले चैप्टर का ये ऑब्जेक्टिव वीडियो है। तो बिना देरी किए हुए शुरू करते हैं। यदि आप इस चैनल पर पहली बार होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और अपना प्यार दीजिए हमें। तो हिस्ट्री क्लास 12 और हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करेंगे। तो इस वीडियो में हम 25 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूरे करेंगे। कितने? 25 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, 25 क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है साथियों, तो बिना देरी के शुरू करते हैं। हमारे पास पहला ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, हड़प्पा टीले का सर्वप्रथम उल्लेख किसने किया? यानी जो हड़प्पा का टीला था, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि पहले चैप्टर में सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में ही पढ़ाया गया है, हड़प्पा सभ्यता के बारे में ही पढ़ा गया है। तो जो हड़प्पा का टीला है, हड़प्पा टीले का सर्वप्रथम उल्लेख किसने किया या फिर किसने किया था? आपको 5 सेकंड सोचने का समय मिलता है। आप बताइए, हड़प्पा टीले का सर्वप्रथम उल्लेख किसने किया? आपके पास 4 विकल्प है, राय बहादुर, फिर है जॉन ब्रांटन, फिर है चार्ल्स मैसन, फिर है सर जॉन मार्शल। बताइए इनमें से कौन सा विकल्प सही है? चलिए मैं बताता हूँ। जो हड़प्पा टीले का सर्वप्रथम उल्लेख है वो किया था? चार्ल्स मैसन के द्वारा किया गया था। ठीक है, हड़प्पा टीले यानी कि हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने की वो अलग है, हड़प्पा नगर की खोज किसने की वो अलग है। और ये जो हड़प्पा टीला, ये जो हड़प्पा का जो टीला है ये अलग चीज थी। ठीक है दोस्तों, अब इसका ख्याल रखिएगा कि जो हड़प्पा का टीला था वो हड़प्पा सभ्यता से अलग थी, हड़प्पा टीला अलग है। तो पहला क्वेश्चन क्लियर हो गया। दूसरा क्वेश्चन है, मोहनजोदड़ो की खोज 1922 में किसने की? यानी कि जो मोहनजोदड़ो हड़प्पा सभ्यता का सबसे प्रमुख नगर है, उसकी खोज किसने की? एक बार और क्वेश्चन दोहराता हूँ, मोहनजोदड़ो की खोज 1922 ईस्वी में किसने की? जो मोहनजोदड़ो का तो सबसे प्रमुख नगर है, मोहनजोदड़ो जो कि सबसे प्रमुख नगर है हड़प्पा सभ्यता की, उसकी खोज किसने की? हमारे पास विकल्प है दयाराम साहनी जी, माधव स्वरूप दास का, और सी विकल्प है राखल दास बनर्जी, और डी विकल्प इनमें से कोई नहीं। आप सभी बताइए कि 2 का आंसर क्या है और कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। यदि 2 का आंसर ए है तो 2 और ए, इस तरह से आप कमेंट में लिख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए अब आपको मैं आंसर बताता हूँ 2 का। मोहनजोदड़ो की खोज किसने की? ठीक है दोस्तों, तो 2 खोज हुई थी एक ही वर्ष के आगे पीछे। एक है मोहनजोदड़ो की खोज और दूसरा है हड़प्पा नगर की खोज। हड़प्पा नगर और मोहनजोदड़ो की नगर। मैं आपको ट्रिक बताता हूँ, ये दोनों आपको याद हो जाएंगे। देखिए, मोहनजोदड़ो की खोज पहले हुई थी 1921 ईस्वी में, और हड़प्पा की खोज हुई 1921 ईस्वी में और मोहनजोदड़ो की खोज हुई 1922 ईस्वी में। तो बताइए पहले खोज कौन करता है? पहले कोई भी कार्य होता है तो वो पहले कौन सा व्यक्ति करता है? जो बहादुर व्यक्ति होता है वो पहले करता है। तो हड़प्पा सभ्यता की खोज, जो हड़प्पा नगर की खोज की गई, वो ये थी राय बहादुर दयाराम साहनी ने, राय बहादुर दयाराम साहनी। ठीक है, और जो मोहनजोदड़ो की खोज की थी वो की थी राखल दास बनर्जी ने, राखल दास बनर्जी ने। ठीक है, तो आप एक ट्रिक रख लीजिए कि हड़प्पा सभ्यता की खोज पहले हुई तो पहले खोज कौन करेगा? राय बहादुर दयाराम साहनी। जो व्यक्ति बहादुर होगा वो पहले खोज करेगा, तो पहले में बहादुर
और फिर मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो की खोज 1 साल बाद हुई 1922 में, और ये खोज की थी राखलदास बनर्जी ने। ठीक है, इसको आप कहीं कहीं शॉर्टकट में RD बनर्जी भी हो सकता है, RD बनर्जी। तो आप इन चीजों का ख्याल रखिए। चलिए, दोनों ऑब्जेक्टिव हो गया, अब हम फिर आगे के ऑब्जेक्टिव पे आते हैं। तो जो हमारा 2 का आंसर हो गया कि मोहनजोदड़ो की खोज किसने की थी, तो मोहनजोदड़ो की खोज की थी राखलदास बनर्जी ने। सी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही हो गया 2 का। ठीक है, 2 का सी बिल्कुल सही है, और 1 का भी सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। ठीक है दोस्तों, तीसरा प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता में हल का प्रमाण किस नगर से मिला है? यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता में, सिंधु घाटी सभ्यता की वह कौन सी नगर है जहां से हल का प्रमाण मिला है, जिससे खेतों में जुताई की जाती है। ठीक है, तो ये तीसरा प्रश्न है, आप सोच के बताइए कि सिंधु घाटी सभ्यता में हल का प्रमाण कहाँ से मिला। तो सिंधु घाटी सभ्यता में हल का प्रमाण कहाँ से मिला है, आप 5 सेकंड सोचिए। तो हमारे पास विकल्प है हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, रोपर और कालीबंगान। तो जहां से हल का प्रमाण मिला है ना, ये प्रश्न आपको एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है, और आगे भी मुझे पूरा उम्मीद है पूछा जाएगा। हल का प्रमाण कहाँ से मिला है, तो हल का प्रमाण मिला है कालीबंगान से। ठीक है साथियों, आप ये याद रखिए। 3 का जो ऑप्शन है वो 3 का ऑप्शन डी सही है, 3 का ऑप्शन डी सही है, 3 का ऑप्शन डी। ठीक है, तो सिंधु घाटी सभ्यता में हल का प्रमाण किस नगर से मिला है, तो कालीबंगान से मिला है। 3 नंबर क्वेश्चन का आंसर है डी। ठीक है, अगले प्रश्न पे आते हैं। चौथा नंबर प्रश्न है, सिंधु घाटी के निवासियों को किस धातु का ज्ञान नहीं था? यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता में जो लोग निवास करते थे उनको किस धातु का ज्ञान नहीं था, आप बताइए। 5 सेकंड का समय मिलता है आपको। सिंधु घाटी के निवासियों को किस धातु का ज्ञान नहीं था? हमारे सामने विकल्प है लोहा, चांदी, सोना या फिर हीरा। चौथा हीरा। तो सिंधु घाटी सभ्यता में जो भी लोग निवास करते थे उनको जिस धातु का ज्ञान नहीं था उस धातु का नाम है लोहा। ठीक है, लोहा का ज्ञान उनके पास नहीं था सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों के पास। तो चौथा का ये विकल्प बिल्कुल सही है। ठीक है, तो एक बार आप मेरे साथ रिवीजन कीजिए कि सिंधु घाटी के, एक बार आप अपनी आंखों बंद कीजिए और बताइए सिंधु घाटी के निवासियों को किस धातु का ज्ञान नहीं था, तो लोहे का ज्ञान नहीं था। आप जितना ज़्यादा रिवीजन करेंगे उतना अच्छी बात है। अगर आप चाहेंगे तो ये जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है ये मैं आपको लाइव क्लासेस में करवा सकता हूँ, अगर आप कहेंगे तो। ठीक है, अभी हम अपने अगले प्रश्न पे चलते हैं। 5 नंबर प्रश्न पे, मोहनजोदड़ो किस भाषा का शब्द है? यानी कि यह जो शब्द है एक मोहनजोदड़ो, ये मोहनजोदड़ो किस भाषा का शब्द है, ये बताइए। यही पूछा गया हमसे कि मोहनजोदड़ो किस भाषा का शब्द है। हमारे पास विकल्प है, पहला ए विकल्प हिंदी, बी विकल्प उर्दू, सी विकल्प बंगाली और डी विकल्प सिंधी। तो मोहनजोदड़ो किस भाषा का शब्द है? मोहनजोदड़ो जिस भाषा का शब्द है वो भाषा है सिंधी। मोहनजोदड़ो सिंधी भाषा का शब्द है। हमारे पास डी विकल्प है, तो 5 का डी विकल्प बिल्कुल सही है। ठीक है, तो आप एक बार रिवीजन कीजिए, मोहनजोदड़ो किस भाषा का शब्द है? तो मोहनजोदड़ो सिंधी भाषा का शब्द है। आगे हमारा 6ठा नंबर प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन सा है? यानी कि जो पूरी हड़प्पा सभ्यता थी, जो कि आज के पूरे पाकिस्तान, थोड़ा कुछ भाग अफगानिस्तान का भी है, और आज का अभी का जो पंजाब है, राजस्थान है, गुजरात है, उस पूरे क्षेत्र में फैली हुई थी।
तो इतने बड़े क्षेत्र में जो फैला हुआ था, तो हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन सा था? सबसे बड़ा नगर कौन सा था, ये बताइए। हमारे पास विकल्प दिया हुआ है मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, लोथल और कालीबंगान। ठीक है, आप बताइए इन चारों विकल्पों में से कौन सा सही होगा? हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन सा है? तो हड़प्पा सभ्यता का जो सबसे बड़ा नगर है, वो सबसे बड़ा नगर है मोहनजोदड़ो। ठीक है, मोहनजोदड़ो हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर है। और 6 का हो गया हमारा ए ऑप्शन बिल्कुल सही। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और स्क्रीनशॉट को आप रख सकते हैं, बार बार देख सकते हैं, रिवीजन कर सकते हैं। आप ये वीडियो, यह भी फोटो आप अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, यह लिंक दोस्तों को शेयर कीजिए और हमारा भी उत्साह बढ़ाइए। वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल पे पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और यह वीडियो, ये जो क्लास चल रहा है क्यूज, यह मैं आपको लाइव भी करवाऊंगा। आगे 7वां नंबर प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता है? यानी कि जो हड़प्पा सभ्यता के बारे में हम पढ़ रहे हैं, वो हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता है? ठीक है, हमारे पास बहुत सारे विकल्प दिए हुए हैं, 4-4। पहला विकल्प है सत्य युग, दूसरा विकल्प है लौह युग, तीसरा विकल्प है स्वर्ण युग और चौथा विकल्प है कांस्य युग। 4 ऑप्शन है, चारों ऑप्शन में से कौन सही है वो आप बताइए। हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता है? यानी कि जो हड़प्पा सभ्यता है वो किस युग की सभ्यता है? सिंपल प्रश्न है। आपके सामने 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। पहला ऑप्शन है सत्य युग, दूसरा ऑप्शन है लौह युग, तीसरा ऑप्शन है स्वर्ण युग और चौथा ऑप्शन है कांस्य युग। तो जो हड़प्पा सभ्यता जिस युग की सभ्यता है वो है कांस्य युग की सभ्यता है हड़प्पा सभ्यता। ठीक है, कांस्य युग। तो 7 का ऑप्शन डी बिल्कुल सही है। ठीक है, और अब हम 8वें नंबर प्रश्न पे आते हैं, कालीबंगान किस राज्य में स्थित है? यानी कि जो हड़प्पा सभ्यता का कालीबंगान है, आज से 5000 वर्ष पहले का कालीबंगान, वो अभी हमारे भारत के किस राज्य में है? ठीक है, तो कालीबंगान किस राज्य में है? ठीक है, तो हमारे पास ऑप्शन दिया हुआ है बिहार, पहला ऑप्शन है बिहार, दूसरा ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, तीसरा ऑप्शन है झारखंड और चौथा ऑप्शन है राजस्थान। ठीक है, तो बताइए कालीबंगान किस राज्य में स्थित है? तो कालीबंगान राजस्थान में स्थित है। ठीक है, राजस्थान में। 8 का डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। अब आगे देखते हैं 9 नंबर प्रश्न, हड़प्पा सभ्यता में प्रशासन की कौन सी प्रणाली थी? जैसे आज हमारे भारत में प्रशासन की लोकतंत्र प्रणाली है ना, लोकतांत्रिक तरीके से शासन होती है, ठीक उसी प्रकार हड़प्पा सभ्यता में प्रशासन की कौन सी प्रणाली थी? ठीक है, आइए देखते हैं हड़प्पा सभ्यता में प्रशासन की कौन सी प्रणाली थी। ए ऑप्शन है राजतंत्र, जो राजाओं का होता था, राजा का बेटा राजा बनेगा। लोकतंत्र, जिसमें 5-5 सालों पर सरकार चुनी जाती है। और गणतंत्र, जहां राष्ट्रपति शासन करते हैं, राष्ट्रपति को चुना जाता है। और डी में नगर पालिका जैसा। ठीक है, नगर पालिका आप जानते हैं, जैसे जो बड़े बड़े शहर होते हैं उनको नगर पालिका में घोषित किया जाता है। तो हड़प्पा सभ्यता में प्रशासन की कौन सी प्रणाली थी? तो हड़प्पा सभ्यता में जिस प्रणाली से शासन किया जाता था, उस प्रणाली का नाम है नगर पालिका जैसा। ठीक है, कैसा? तो नगर पालिका जैसा, नगर पालिका। ठीक है, तो 9 का विकल्प डी बिल्कुल सही है, नगर पालिका जैसा। आगे है सिंधु घाटी सभ्यता में क्या? 10वां नंबर प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता में गोदीपारा कहाँ से मिला है? यानी कि जो सिंधु घाटी सभ्यता है उसमें गोदीपारा कहाँ से मिला है? सिंधु घाटी सभ्यता में गोदीपारा का क्या मतलब? सबसे पहले ये समझिए आप, ये जो शब्द मैंने लिखा है गोदीपारा, गोदीपारा का मतलब होता है बंदरगाह, बंदरगाह। बंदरगाह जो समुद्र से सटा हुआ इलाका है, जहां बाहरी देशों से सामान लाया जाता है एवं बाहरी देशों को जहां से एक्सपोर्ट किया जाता है। ठीक है, तो
सिंधु घाटी सभ्यता में गोदीपारा यानी कि बंदरगाह कहाँ से मिला है? इसके लिए ऑप्शन है ए पटना से, दूसरा ऑप्शन है लखनऊ से, तीसरा ऑप्शन है मोहनजोदड़ो से और चौथा ऑप्शन है लोथल से। ठीक है, तो सिंधु घाटी सभ्यता में जो गोदीपारा मिला है वो गोदीपारा मिला है लोथल से। ठीक है, लोथल से। ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल सही है, 10 का डी। और लोथल अभी किस राज्य में है? तो लोथल है गुजरात में। ठीक है, आप ध्यान रखिएगा कि यह प्रश्न अक्सर पूछा जाता है कि जो लोथल बंदरगाह था वह किस राज्य में था। तो आप इसका आसानी से उत्तर दे सकते हैं कि लोथल जो था वो गुजरात राज्य में था। तो ये हमारा 10 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूरा हो गया। अब हम आगे आते हैं। आगे प्रश्न है हमारे पास 11 नंबर प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता में विशाल स्नानागार कहाँ मिला है? यानी कि जो सिंधु घाटी सभ्यता थी उसमें विशाल स्नानागार यानी कि नहाने का जो आज हम उसे स्विमिंग पूल कहते हैं, तो उसे सिंधु घाटी सभ्यता में स्नानागार कहा जाता था। क्या कहा जाता था? स्नानागार कहा जाता था, जिसको हम अभी स्विमिंग पूल कहते हैं। तो वो जो विशाल स्नानागार है, सबसे बड़ा स्नानागार है, वो कहाँ मिला है? तो मोहनजोदड़ो में जो सबसे विशाल स्नानागार मिला है वो मोहनजोदड़ो में मिला है, मोहनजोदड़ो नगर में मिला है। ठीक है, तो 11 का ए ऑप्शन बिल्कुल सही है, 11 का ए ऑप्शन। आगे 12 नंबर प्रश्न है, लोथल नगर किस नदी के किनारे स्थित है? यानी कि जो सिंधु घाटी सभ्यता का गोदीपारा था, बंदरगाह था, वो बंदरगाह किस नदी के किनारे स्थित है? ठीक है, वही पूछा गया है, लोथल नगर किस नदी के किनारे स्थित है? तो आपके पास चार ऑप्शन है, सिंधु नदी, गंगा नदी, भोगवा नदी या फिर व्यास नदी। तो लोथल जिस नगर के किनारे स्थित है उसका नाम है भोगवा नदी। ठीक है दोस्तों, हमारा सी विकल्प बिल्कुल सही है इसमें। आगे 13 नंबर प्रश्न है, मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ क्या है? यानी कि जो मोहनजोदड़ो, यह एक शब्द है। क्या है? यह एक शब्द है, मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो का इसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है? मोहनजोदड़ो का अर्थ क्या है? ठीक है, जैसे पानी, जैसे नीर का अर्थ होता है पानी, पानी का अर्थ होता है जल, उसी तरह मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ क्या है? हमारे पास विकल्प दिया हुआ है, जीवितों का टीला यानी कि जहाँ जीवित व्यक्ति रहते हैं उसका टीला, बी है मृतकों का टीला यानी कि मरे हुए व्यक्तियों की टीला, लाश का टीला, और सी है महान टीला यानी जो टीला जहाँ पे महत्वपूर्ण संसाधन वगैरह मिलते हो, और डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो जो मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ है वो शाब्दिक अर्थ है मृतकों का टीला, जहाँ बहुत सारे मृत व्यक्ति के लाशों के ढेर लगे हुए हैं, उनके कंकाल मिले, उनके हड्डी खोपड़ी वगैरह मिले। तो मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ है मृतकों का टीला। हमारा बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। आगे के हम अपना ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखते हैं। तो 13 नंबर तो हो गया, अब 14 नंबर से देखते हैं, भारतीय पुरातत्व का पिता किसे कहा जाता है? यानी कि भारत में जितने भी पुरातात्विक चीजों से संबंधित खोज की गई हैं उसकी शुरुआत किसने की थी? इसका पूरा श्रेय किस व्यक्ति को जाता है? जैसे हमारे भारत का इतिहास लिखा जाता है, भूगोल लिखा जाता है, तो एक विषय है भूगोल, तो भूगोल का पिता किसे कहा जाता है? भूगोल को आखिर पहली बार किसने बनाया है, किसने उसको स्पष्ट किया? तो ठीक उसी तरह भारतीय पुरातत्व यानी कि भारत के पुराने चीजों के तथ्यों के बारे में किसने इसको स्पष्ट किया, इसको बनाया, वो कौन है? हमारे पास 4 विकल्प दिए हुए हैं, दयाराम साहनी, R.D. बनर्जी यानी कि राखल दास बनर्जी, तीसरा है जॉन मार्शल और चौथा है अलेक्जेंडर कनिंघम। ठीक है, तो जो भारतीय पुरातत्व का पिता कहा जाता है वो कहा जाता है अलेक्जेंडर कनिंघम को। आप इस बात को नोट कर लीजिए, अलेक्जेंडर कनिंघम, अलेक्जेंडर कनिंघम। ठीक है, तो भारत, एक बार आप रिवीजन कीजिए, भारतीय पुरातत्व का पिता किसे कहा जाता है? तो अलेक्जेंडर कनिंघम को, अलेक्जेंडर कनिंघम को। ठीक है, आगे 15 नंबर प्रश्न पे आते हैं,
हड़प्पा का उत्खनन किसने किया? यानी जो पूरी पूरी हड़प्पा सभ्यता थी जो कि भारत के इस दिशा में है, ठीक है, जो यहाँ ये पूरी हड़प्पा सभ्यता है और इसमें एक नगर का नाम है हड़प्पा। तो जो हड़प्पा है वो किस नदी के किनारे स्थित है? तो यहाँ से एक नदी गुजरती है, उस नदी का क्या नाम है? ठीक है, सॉरी, गलत हो गया। हड़प्पा का उत्खनन किसने किया? जो एक हड़प्पा सभ्यता अलग है और एक हड़प्पा, उसमें एक नगर का नाम है। ठीक है, जैसे आप सुनते होंगे कि आपका जिला है, कोई सब जिला हो, एक जिला है समस्तीपुर, तो समस्तीपुर जिला होगा तो उसका कुछ क्षेत्र होगा ना। मान लीजिए इतना बड़ा समस्तीपुर जिला है, तो इसमें एक समस्तीपुर भी होगा जहाँ समस्तीपुर के सभी अधिकारी काम में होते होंगे, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट रहते होंगे, पुलिस रहती होंगी, वगैरह वगैरह। समस्तीपुर जंक्शन होगा, स्टेशन होगा, बस स्टैंड वगैरह वगैरह होंगे। तो ठीक उसी तरह हड़प्पा सभ्यता में जो हड़प्पा नगर था, हड़प्पा नगर, तो उस नगर का उत्खनन किसने किया था? तो हमारे पास ऑप्शन दिया हुआ है, दयाराम साहनी ने, आर डी बनर्जी ने, जॉन मार्शल ने और एस आर राव ने। तो जो हड़प्पा का उत्खनन किया था वो किया था राय बहादुर दयाराम साहनी ने। ठीक है, 15 का ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। और भारतीय पुरातत्व का पिता किसे कहा जाता है? तो अलेक्जेंडर कनिंघम को, डी ऑप्शन। आप साथ ही साथ नोट करते चलिए, बहुत अच्छा रहेगा। आगे है 16 नंबर प्रश्न, हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित है? यानी कि जो हड़प्पा है, ये एक तो मैंने बताया हड़प्पा का उत्खनन किया था, वो जो हड़प्पा है किस नदी के किनारे स्थित है? तो कोई ना कोई एक नदी गुजरती है, तो वो कौन सी नदी है? ठीक है, तो हड़प्पा जिस नदी के किनारे स्थित है उस नदी का नाम है सतलज नदी। ठीक है, सतलज नदी। 16 का ए हमारा बिल्कुल सही है, सतलज नदी। अब आगे का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखते हैं। आगे का हमारा प्रश्न है 17 नंबर प्रश्न, हड़प्पा सभ्यता की राजधानी कहाँ थी? लेकिन जो हड़प्पा सभ्यता थी पूरी भारत के नक्शे में, मैंने आपको बताया हड़प्पा सभ्यता की स्थिति क्या है। तो हड़प्पा सभ्यता की जो राजधानी थी, जैसे आज भारत है तो भारत की राजधानी कहाँ है? दिल्ली है। ठीक उसी प्रकार हड़प्पा सभ्यता की राजधानी कहाँ थी? कौन सा वो नगर था? हमारा ऑप्शन है लोथल, मोहनजोदड़ो, रंगपुर और रोपर। ठीक है, अगर आपने पढ़ा होगा तो आप इसका जवाब कमेंट बॉक्स में दीजिए, नहीं तो मैं बता देता हूँ। हड़प्पा सभ्यता की राजधानी कहाँ थी? तो हड़प्पा सभ्यता की राजधानी थी मोहनजोदड़ो। अब जानते हैं मोहनजोदड़ो हड़प्पा सभ्यता का बहुत ही खास नगर है। तो हड़प्पा सभ्यता की राजधानी कहाँ थी? मोहनजोदड़ो। आप एक बार रिवीजन कीजिए, हड़प्पा सभ्यता की राजधानी कहाँ थी? तो मोहनजोदड़ो। 17 का ऑप्शन बी सही है। आगे 18 नंबर प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता भारत के किस भाग में है? ठीक है, क्या है? हड़प्पा सभ्यता भारत के किस भाग में है, ये पूछा गया। तो सब इसको इसको जानने के लिए आपको समझना पड़ेगा पहले भारत का नक्शा। ठीक है, मैं बना देता हूँ। देखिए, ये हमारे भारत का नक्शा है। ठीक है, ऊपर कौन सा दिशा है? तो ऊपर है उत्तर। ठीक है, नीचे है दक्षिण और इस तरफ है पूरब, इस तरफ है पश्चिम। बताइए, और जो हड़प्पा ये है पश्चिम। ठीक है दोस्तों, ये है पश्चिम। मैं आपको सभी को साइन कर देता हूँ। लेकिन जो हड़प्पा सभ्यता है वो हड़प्पा सभ्यता तो यहाँ पर है। अब बताओ ये कौन सी दिशा है? ये पश्चिम है और उत्तर है, दोनों के बीच में है, इसलिए इसको लिखा जाएगा दोनों को पश्चिम उत्तर। पश्चिम उत्तर और पश्चिम उत्तर को एक साथ कर देंगे तो ये हो जाएगा
पश्चिमोत्तर। ठीक है, समझ गए आप लोग। हड़प्पा सभ्यता भारत के किस भाग में है? तो हड़प्पा सभ्यता भारत के पश्चिम उत्तर भाग में है, और पश्चिम उत्तर को मिला देंगे क्या बन जाएगा? पश्चिमोत्तर। ठीक है, तो समझिए हड़प्पा सभ्यता भारत के किस भाग में है? तो पश्चिम उत्तर भाग में, पश्चिमोत्तर भाग में। ठीक है, आगे 19 नंबर प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता में माप तौल का अनुपात क्या था? यानी हड़प्पा सभ्यता में जो भी वस्तुएं मापी जाती थी, तौली जाती थी, उसका एक अनुपात होता है। जैसे अभी ना मापने के लिए क्या अनुपात है? अभी अगर कोई भी वस्तु 250 ग्राम अगर वजन करना हो तो वो तो 250 ग्राम अभी डिजिटल कांटे पे शो हो जाता है, 250 ग्राम 1 किलोग्राम, आपको जितना चाहिए उतना शो हो जाएगा। लेकिन उस समय डिजिटल ही था नहीं, उस समय जो वो हुआ करती थी वो पत्थरों से वजन किया जाता है, तो एक बार वजन करके उसको 16 अनुपात में काट लिया जाता था। ठीक है, तो जो हड़प्पा सभ्यता में माप तौल का अनुपात था वो 16 का अनुपात चला करता था। हड़प्पा सभ्यता में माप तौल का अनुपात 16 का अनुपात था। डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। हड़प्पा सभ्यता में माप तौल का अनुपात क्या था? तो 16, और 18 का सी आंसर है। आगे देखिए, हड़प्पा सभ्यता से प्राप्त मूर्तियां किस धातु की बनी थी? यानी कि जो हड़प्पा सभ्यता से मूर्तियां प्राप्त हुई हैं वो किस धातु की बनी हुई थी? वैसे तो हड़प्पा सभ्यता से मिट्टी की भी वस्तु प्राप्त हुई है, लेकिन जो धातु की बात की जा रही है यहाँ, जो हड़प्पा सभ्यता से वस्तु है वो किस धातु की बनी हुई थी? ठीक है, हमारे पास विकल्प दिया हुआ है। पहला विकल्प है सोना, दूसरा विकल्प है चांदी, तीसरा विकल्प है पित्तल, और चौथा है कांसा। ठीक है, तो आप सभी जानते हैं कि जो हड़प्पा सभ्यता का युग है वो कांस्य युग है, यानी कि उस समय कांसा का बहुत ही चलन होता था हड़प्पा सभ्यता में। तो हड़प्पा सभ्यता से प्राप्त वस्तुएं कांसा की बनी हुई है, ऑप्शन डी बिल्कुल सही है। ठीक है, 20 का डी। तो ये आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब फिर मैं आगे का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बताता हूँ। आगे हमारा क्वेश्चन है तराजू एवं बैलगाड़ी। ठीक है, तराजू एवं बैलगाड़ी किस नगर से प्राप्त हुआ है? यानी कि जो हड़प्पा सभ्यता में तराजू और बैलगाड़ी, तो बैलगाड़ी आज भी अब बहुत सारे गांवों में होंगी, और तराजू तो अभी लगभग घरों में है ही। तो जो तराजू और बैलगाड़ी थी ये हड़प्पा सभ्यता में किस नगर से प्राप्त हुई है? हड़प्पा सभ्यता में बहुत सारे अलग अलग नगर है, मोहनजोदड़ो, रंगपुर, चनहुद्रो, लोथल, रोपर, बहुत सारे नगर। ठीक है, तो जो तराजू और बैलगाड़ी ये किस नगर से प्राप्त हुआ है? हमारे पास विकल्प है मोहनजोदड़ो, चनहुद्रो, लोथल, रंगपुर। ठीक है, इन चारों विकल्प में से कौन सा सही है? तराजू और बैलगाड़ी कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो तराजू और बैलगाड़ी चनहुद्रो से प्राप्त हुआ है, चनहुद्रो नगर से प्राप्त हुआ है। बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। आगे 22 नंबर हमारा प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता किस आकार में फैली थी? यानी कि जो हड़प्पा सभ्यता थी ये किस आकार में फैली थी? ठीक है, मैंने भारत नक्शे में बना के बताया था, ये इस क्षेत्र में था। तो जो हड़प्पा सभ्यता थी ये इस आकार में फैली थी। ठीक है, इस तरह से थी। इधर पंजाब पाकिस्तान को लेते हुए राजस्थान, गुजरात, छोटा सा भाग उत्तर प्रदेश का भी है। ठीक है, कुछ भाग मध्य प्रदेश का भी है। तो ये लगभग त्रिभुजाकार में फैली है। तो हड़प्पा सभ्यता किस आकार में फैली थी? तो त्रिभुजा आकार में, त्रिभुजा आकार, सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। आगे 23 नंबर प्रश्न देखते हैं, मिट्टी के खिलौने किस नगर से प्राप्त हुए हैं? यानी कि हड़प्पा सभ्यता में वह कौन सा नगर है जहां से मिट्टी के बने हुए खिलौने प्राप्त हुए हैं? जैसे मिट्टी के बने हुए खिलौने ही नहीं, और भी वस्तुएं वहां से प्राप्त हुए, जैसे मिट्टी के मनके, घड़ा, सुराही वगैरह वगैरह मिट्टी का बना हुआ प्राप्त हुआ है। ठीक है, अगर आप लोग चाहते हैं तो ये जो क्यूज का है, ये क्यूज क्लासेस मैं लाइव में करवाऊंगा। आप लोग उसका टाइमिंग बताइए, नहीं तो मैं टाइमिंग फिक्स करके आप लोगों को बताऊंगा। हो सके तो आप लोग लाइव क्लास में ज्वाइन कीजिएगा। ठीक है, टाइम बताइए आप कब से लेंगे। हम अपने प्रश्न पे आते हैं, मिट्टी के खिलौने किस नगर से प्राप्त हुए हैं? तो ठीक है, तो देखिए हमारे पास 4 ऑप्शन दिया हुआ है, रंगपुर, लोथल, रोपर और बनावली। ठीक है, तो बनावली नगर से प्राप्त हुआ है मिट्टी के
खिलौने, ठीक है। बनावली, नाम से पता चल रहा है बनावली, बनावली, ठीक है। बनावली मतलब बनाने वाली नगर वली, बनावली, ठीक है। तो मिट्टी के बने खिलौने कहाँ प्राप्त हुए हैं? बनावली में प्राप्त हुए हैं। 24 नंबर प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता का कालखंड क्या है? यानी कि हड़प्पा सभ्यता का जो समय है वो क्या समय है? जैसे कोई अगर आपसे पूछ दे कि आपका 12th क्लास का कालखंड क्या था, तो आप क्या बताएंगे? मेरा 12th क्लास का जो कालखंड है वो 2023 से 2024 है, यही बताएंगे ना, 2023 से 24, यही बताएंगे। ठीक उसी प्रकार जो हड़प्पा सभ्यता थी उसका कोई ना कोई कालखंड होगा, कोई समय होगा जब वो विकसित थी, ठीक है। तो जो हड़प्पा सभ्यता का कालखंड है वो अलग अलग वैज्ञानिकों ने अलग बताया है, लेकिन जो रेडियो कार्बन विधि से पता चलता है वो हम उसको लेके चलेंगे जो हमारे एनसीईआरटी पुस्तक में दिया हुआ है। तो हड़प्पा सभ्यता का कालखंड क्या है? तो हड़प्पा सभ्यता का कालखंड बताया गया है 2750 से 1750 ईसा पूर्व, यानी कि जिसको बीसी कहते हैं शॉर्टकट में, ठीक है। 2750 से 1750 ईसा पूर्व। जैसे अभी क्या लिखते हैं 2023 ईस्वी, लेकिन जो इससे पहले का समय था जैसे कभी 1 वर्ष होगा, ठीक है। तो 1 वर्ष से जो पहले का समय है उसको लिखा जाता है ईसा पूर्व, ईस्वी पूर्व, ठीक। तो यहाँ लिखा गया 2750 से 1750 ईसा पूर्व, ठीक है। 24 प्रश्न हो चुके हैं, एक प्रश्न हमारा और बचा है, उसको भी पूरा कर लेते हैं। आगे हमारा अंतिम नंबर प्रश्न बचा है, तिथि निर्धारण की वैज्ञानिक विधि को क्या कहा जाता है? जब हमें किसी भी पुराने वस्तुओं का समय पता करना होता है कि ये वस्तु कितनी पुरानी है, कितने समय की है, तो उसको निर्धारण करने की जो वैज्ञानिक विधि बनाई गई है उस वैज्ञानिक विधि को क्या कहा जाता है, ठीक है। जैसे ये मार्कर है, अगर आज से 200 साल बाद, 400 साल बाद ये पता करना हो कि ये मार्कर कितने साल पहले बना था, तो हम कैसे पता करेंगे? तो इसके लिए एक वैज्ञानिक विधि का उपयोग किया जाता है जिसका नाम है रेडियो कार्बन विधि, ठीक है। तो उसी का उपयोग करके हम इसका समय पता कर लेंगे। तो तिथि निर्धारण की वैज्ञानिक विधि को क्या कहते हैं? रेडियो कार्बन विधि, ठीक है। ए ऑप्शन बिल्कुल इसका सही है। तो आपका ये 2500 प्रश्न पूरा हो चुका है। उम्मीद करता हूँ कि सारे प्रश्न आपको समझ में आ रहे होंगे। यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। और ये जो मैं आपको वीडियो में करवा रहा हूँ ये मैं आपको लाइव क्लास में करवाऊंगा, ठीक है। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।